हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नीड्स स्पेशल। यस, आज से जो है मैं एक नया प्लेलिस्ट अपने चैनल में ऐड करने वाली हूं, दैट इज़ नीड्स स्पेशल। और उसमें जो है मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। चैप्टर वाइज मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज ही डिस्कस करूंगी। आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ ब्लड। और ब्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही एपिसोड में जो है आज के एक सिंगल वीडियो में जो है मैं ब्लड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। सो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, इसका जो है आज पार्ट 1 मैं शूट कर रही हूँ ऑफ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। बात अगर ब्लड की जाए तो इसको जो है हम अपने बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। जस्ट एज कि पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कोई भी चीज़ हो, वो इधर एनीथिंग वर्ल्ड में हमें अगर यहाँ पे मुझे चाहिए तो वो मेरे तक जो है किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम से पहुँचेगा। ये एरोप्लेन से या ट्रेन से या ऑन बाई रोड किसी व्हीकल से। उसी तरह हमारे बॉडी में जो भी चीज़ों का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगी, है ना। फॉर एग्जांपल फूड या ऑक्सीजन वगैरह जो चीज़ें हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट है एक जगह से पूरे बॉडी में दूसरी जगह जहाँ पे उनकी डिमांड है या जहाँ पे उनको बाहर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना होता है, वो काम जो है हमारा ब्लड करता है। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी भी इसे कहा जाता है, एक ही बात है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दैट इज फर्स्ट है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, ये एक तरह का टिश्यू है एंड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। और ये आपस में भी जो ब्लड के सेल्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं विद द फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड एज प्लाज्मा, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये जो ब्लड का जो नेचर होता है एक कोलॉइडल नेचर का होता है। दैट इज ये प्योर सॉल्यूशंस नहीं है, होमोजीनियस सॉल्यूशंस ये नहीं है जो फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा पास हो जाएंगे। ये सस्पेंशन भी नहीं है जिसमें जो है पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। इट इज अ कोलॉइडल मिक्सचर जो दिखता होमोजीनियस है बट होता हेट्रोजीनियस है। इसके बारे में डिटेल्ड आपको जो है स्टडी केमिस्ट्री में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि ब्लड इज कोलॉइडल इन नेचर। बात अगर की जाए इसके पीएच की तो इट इज 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक नेचर का ये होता है। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, अगर कैपेसिटी की ब्लड वॉल्यूम की बात की जाए कि एक पर्टिकुलर एडल्ट में जो है कितना लगभग ऑन एन एवरेज कितना ब्लड होता है, तो इट इज 5.5 लीटर्स इन मेल्स एंड 5 लीटर्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो है थोड़ा सा ब्लड कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए परसेंटेज बाय वेट जो है 6 to 8% बॉडी का जो होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। उसके बाद अगर फंक्शंस की बात की जाए, डिटेल्ड फंक्शन सारे ब्लड सेल्स का हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ एक ऑन एन एवरेज कॉमन फंक्शन मैं आपको बता दूं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इधर से उधर चीज़ों को करना, किस किस चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को, जो खाना हमने खाया, जो ग्लूकोज या जो भी प्रोटीन्स वगैरह डाइजेस्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको जो है पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो हमारा ब्लड करता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। पूरी बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो नाइट्रोजन के फॉर्म में जो है वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है स्पेशली फॉर ब्रेन। तो उसको जो है किडनी तक पहुंचाने का काम, ताकि वो बॉडी से बाहर निकल जाए, वो काम भी हमारे ब्लड का ही होता है। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक CO2 एंड O2 को इधर से उधर ट्रांसफर करता है। लंग्स में जो है CO2 पहुंचाता है और लंग्स के O2 को पूरे बॉडी में लेकर जाता है हमारा प्यारा ब्लड। हॉर्मोन्स का जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि इसके पहले मैंने जस्ट जो वीडियो बनाया था हॉर्मोन्स पे, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू एग्जाम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लड के थ्रू जो है हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने काम को करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स। इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होते हैं बॉडी में कुछ रिएक्शंस जब चलती हैं तो कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, उनको भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो हमारे ब्लड का ही होता है। द लास्ट इज हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट को भी जो है वो ट्रांसफर करता है बॉडी के एक पार्ट से, स्पेशली ब्लड वेसल्स वगैरह से लेकर जो है ग्लैंड से लेकर जो है वो बाकी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो हमारे ब्लड का ही होता है। बात अगर की जाए पूरे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, है ना, यहाँ पे अकरेंस मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट एक वेल डेवलप्ड क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स वगैरह एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली जो है
बॉडी में ब्लड फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोजली मूव करते हैं पूरी बॉडी में। तो एक वेल डेवलप्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन हायर वर्टिब्रेट्स फ्रॉम एनिलिड्स टू इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। सिर्फ इन्हीं में जो है एनिलिडा के बाद जितने भी हमारे फाइलम्स आते हैं उनमें प्रेजेंट है। एनिलिडा के पहले जो 3 फाइलम्स है, निडेरिया, टिनोफोर एंड पॉरीफेर्स, उसमें जो है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये तो वैसे पढ़ना था आपको एनिमल किंगडम में ही, बट यहाँ पे मैंने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको। एनिलिडा टू इकाइनोडर्म्स सिर्फ प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लस कॉर्डेट्स में भी ये होता है। एनिलिड्स, यहाँ पे स्टार मार्क करके मैंने इस चीज को लिखा है, एनिलिड्स वर द फर्स्ट टू पोजेसेस डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले जिन ऑर्गेनिजम्स में आया था वो है हमारे एनिलिडा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ही उनके बाद जितने स्टेजेस में गया वो एवोल्यूशन को जो है वो आगे कैरी करते चले गए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ब्लड को हम जो है जब स्टडी करते हैं तो ब्लड जो है वो किसी एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर नहीं बनता, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं। तो ब्लड को अगर कैटेगराइज किया जाए तो सबसे पहले ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज मैट्रिक्स, वो सीमेंटिंग मटेरियल जो ब्लड को जोड़ने का काम करता है, विच इज नोन एज द प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये। एंड द सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या हम ब्लड कॉर्पसल्स भी जिनको हम कहते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो उसको फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ब्लड कॉर्पसल्स की बात की जाए तो इसमें फिर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। द फर्स्ट इज इरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये रेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। नेक्स्ट अगर बात की जाए ल्यूकोसाइट्स की, तो ल्यूकोसाइट्स मतलब दैट मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, द लास्ट इज ब्लड प्लेटलेट्स, इट इज द क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तब। ठीक है, वैसे तो इरेथ्रोसाइट्स के कोई भी और आगे कैटेगरीज नहीं है ना, ब्लड प्लेटलेट्स की है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ल्यूकोसाइट्स को जो है उसको फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया। 2 तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। द फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द सेकंड इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में फिर 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। नाम में ही है, न्यूट्रोफिल्स मतलब ये न्यूट्रल होंगे, बेसोफिल्स मतलब बेसिक, और एसिडोफिल्स मतलब एसिडिक के होंगे। ठीक है, एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज मोनोसाइट्स एंड द सेकंड इज लिम्फोसाइट्स। अगर आपको याद होगा लिम्फोसाइट्स तो यही है हमारे बीओटी लिम्फोसाइट्स, जो हमको एंटीजेंस बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम प्लाज्मा को जो है डिटेल में अब पढ़ेंगे। प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो ब्लड का लगभग 50 to 60% पार्ट जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारे प्लेटलेट्स मिला के सिर्फ 40% ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ब्लड के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्लाज्मा एज अ होल जो 60% है, उसमें 90% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, 6 to 8% में आते हैं हमारे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स? तो एल्बुमिन 4%, ग्लोबुलिन 2.5%, प्रोथ्रोम्बिन 0.03% एंड फाइब्रिनोजेन 0.3%, जो सब मिला के 6 to 8% होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोनेट्स वगैरह इन सब की सॉल्ट्स होती हैं जिनका कंसंट्रेशन 1 to 2% होता है। ये परसेंटेज नीट में पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैं कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही यहाँ पे नहीं लिख दिया है, मैंने 1-2 बुक्स को कंसल्ट किया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और तब जाके मैंने ये वीडियो को बनाया है। सो प्लीज़ इसमें लिखी हुई एक एक बात, एक एक सेकेंड कीमती है ना, एक भी सेकंड आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप ये वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए एंड आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन का आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, थोड़ा बड़ा लिखा है मैंने बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम थोड़ा छोटा दिखता है, सो मैंने कोशिश किया है कि इस बार थोड़ा बड़ा लिखूं। ठीक है, और बात की जाए अदर में और क्या क्या होता है प्लाज्मा में, तो फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स, एंटीकोगुलेंट्स, बेसिकली हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है हमारे ब्लड में, क्योंकि जो कोगुलेंट्स होते हैं है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ऑल द टाइम रेडी होते हैं हमारे ब्लड को जमाने के लिए, बट हेपेरिन एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर ही ब्लड जम जाएगा तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। ठीक है, और ये हेपेरिन जो है जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है ये
मर जाता है, ये जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और उस टाइम जो है फिर हमारे बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होके ब्लड क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट हिपैरिन। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट जो होता है आपकी बॉडी में, जो ऑयली चीज आप खाते होते हैं वो जो ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स में जम जाता है, ठीक है, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है अच्छा भी होता है, लेकिन लिमिटेड वे में, अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो इट इज़ वेरी गुड। तो बेसिकली 200 ग्राम पर डेसीलीटर अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है दैट इज गुड, पर अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्लड फ्लो करने में दिक्कत करेगा और आपको हार्ट अटैक्स वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, एंड डिजोल्व्ड गैसेस। ज्यादातर जो डिजोल्व गैसेस में क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व्ड स्टेट में ज्यादा जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसफर होता है। बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स ही उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, तो सबसे पहला काम होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। द सेकंड इज होम्योथर्मी। होम्योथर्मी क्या होता है कि बॉडी में अगर किसी एक जगह जो टेम्परेचर ज्यादा है और एक जगह कम है तो उसको मेंटेन करने का काम ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ क्या हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी के अंदर करने का काम जो है हमारे प्लाज्मा का ही होता है। नेक्स्ट है पीएच कॉन्स्टेंसी। ब्लड की जो पीएच है 7.4 स्लाइटली बेसिक पीएच, उसको मेंटेन रखने का भी काम जो है हमारे प्लाज्मा का ही होता है। द नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग। अभी मैंने बताया यहाँ पे आपको दो प्रोटीन्स दिखाए, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो ये जो है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, जब हम ब्लड क्लॉट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो सब मिलके हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं। उसमें से दो जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। उसके बाद अगर बात की जाए तो इम्यूनिटी का भी जो है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी प्लाज्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है हमारे यहाँ पे, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था 2 to 5%, वो जो है इम्यूनिटी प्रोटीन है, वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी देता है हमारे बॉडी को। द नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक टेंशन। ब्लड के अंदर के जो वाटर का जो टेंशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उस टेंशन को भी मेंटेन करने का जो काम होता है वो हमारे प्लाज्मा का ही होता है, कि पानी जो है सेल्स के अंदर बराबर रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। ज्यादा होंगे तो वो दे में बर्स्ट। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल भी जो हमारा प्लाज्मा रखता है। द नेक्स्ट इज, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी प्रेजेंट है तो वो जब जरूरत होती है तो ब्लड सेल्स के अंदर दे देता है या निकाल लेता है, इस तरह से। द लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा का है दैट इज इराइथ्रोपोइसिस। ये क्या होता है? इराइथ्रो से आपको याद आ रहा होगा, मैंने भी लिखवाया था, इराइथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो है उसमें भी प्लाज्मा हेल्प करता है। ठीक है, वैसे तो रेड ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में बनता है जन्म के बाद। जन्म के पहले जो है, क्योंकि बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में, तो जो है वो स्प्लीन में बनता है, सॉरी लिवर में बनता है, आई एम सो सॉरी, लिवर में बनता है बिफोर बर्थ जो फीटस होता है एम्ब्रियो में, एंड आफ्टर बर्थ वो बोन मैरो के अंदर बनता है। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, प्लाज्मा तक ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं कोशिश करूंगी 1 से 2 दिन के अंदर मैं रेड ब्लड सेल्स को जो है पूरा डिटेल्ड उसका जो है लेकर आऊँ उस पर वीडियो, एंड उसके बाद हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जाते हैं प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, एक नेक्स्ट एक पार्ट में जो है मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करना चाहूंगी, सॉरी इस टॉपिक को। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो है वो सही लगी, आपके काम की लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने सारे कलीग्स, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।